ठीक है बच्चे, इतना समझ में है आप लोगों को। अब आगे जब बढ़ोगे बच्चे ना, तो तुम देखोगे पेज नंबर 6 पे मैंने पीस कीपिंग ऑपरेशन लिखा हुआ है। पेज नंबर 7 पे आओगे तो पीस बिल्डिंग ऑपरेशन लिखा हुआ है और पीस मेकिंग। ठीक है, जस्ट उसके नीचे आओगे बच्चे, एक पैराग्राफ लिखा गया है जहां पे मैं पढ़ देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बुतरस घाली ने वर्ष 1992 में एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया था। एजेंडा फॉर पीस, और एजेंडा फॉर पीस में उन्होंने तीन सिद्धांत दिए थे बच्चे। ठीक है, एजेंडा पहला दिया था उन्होंने पीस कीपिंग, दूसरा दिया था पीस बिल्डिंग और तीसरा दिया था पीस मेकिंग। ये तीन तो ध्यान में रखना है बच्चे। ये 92 में महासचिव जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो बुतरस घाली थे। ठीक है, और उन्होंने एजेंडा फॉर पीस, तो तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि एजेंडा फॉर पीस का नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो बुतरस घाली। कब आया था, 1992। और जो बुतरस घाली के द्वारा एजेंडा फॉर पीस है, उसकी व्याख्या किस रूप में करते हैं, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग ऑपरेशंस। आई बात समझ में? यानी विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए ये तीन तरीके बताए गए थे उनके द्वारा। ठीक है, विश्व में युद्ध की समस्या है या संघर्ष की समस्या है, या संघर्ष की समस्या है, वो संघर्ष युद्ध में परिवर्तित न हो जाए, उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी। आई बात समझ में? या फिर एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि बच्चे आज के समय में तुम देखोगे ना, तो बहुत सारे देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जैविक हथियार है और रासायनिक हथियार है। ये पूरे हथियार मानवता को समाप्त कर सकते हैं। तो इस स्थिति में भी बच्चे इन सिद्धांतों को तुम्हें लागू करना होता है, जिससे कि कोई भी देश परमाणु हथियार जैसी चीजों को क्या करे, यूज ना करे। ठीक है, क्योंकि युद्ध कुछ जो विचारक हैं बच्चे, स्कॉलर हैं, कुछ स्कॉलरों का तो मानना है कि परमाणु हथियार की स्थिति में युद्ध नहीं होता है। कुछ बोलते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है बच्चे। हो सकता है कि युद्ध हो जाए। कोई परमाणु स्टेट है बच्चे, वो दूसरे छोटे देश को क्या हो सकता है, धमकाना शुरू कर सकता है, धमकी देना शुरू कर सकता है, और उस स्थिति में संघर्ष होगा और संघर्ष हो सकता है कि युद्ध तक जाए। तो उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे युद्ध जैसी चीजें पैदा ना हो बच्चे। उसी में जर्नलिस्ट बच्चे आता है पीस कीपिंग ऑपरेशन। पीस कीपिंग ऑपरेशन में क्या होता है बच्चे, मान लो कि कोई दो देश हैं, उनके बीच में क्या है, युद्ध है। ठीक है, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। उस युद्ध की स्थिति को किस में बदलना है, शांति में बदलना है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चे, पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। ठीक है ना, शांति सेना भेजी जाती है। जो शांति सेना है बच्चे, वहां पर जाकर उन दोनों देशों के बीच में जो भी विवाद है उसको शांति सेना के द्वारा क्या किया जाता है, हल कराया जाता है। और दोनों जो देश युद्ध में शामिल है उनको क्या किया जाता है, अलग थलग किया जाता है। और जो पीस सेना होगी बच्चे, वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती है। और जो पीस फोर्स होती है बच्चे, वो एक तरह से ना ब्लू हेलमेट लगाते हैं। उनकी जो टोपी होती है ना बच्चे, वो नीले कलर की होती है। और वो अपने साथ वेपन कैरी नहीं करते हैं, हथियार लेकर नहीं जाएंगे। जहां पे झगड़ा होता है वहां पे बिना वो हथियारों के जाते हैं, और जाकर दोनों पक्ष को क्या किया जाता है, अलग थलग किया जाता है। और युद्ध की स्थिति को क्या किया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है बच्चे। और जब शांति सेना जो है बच्चे, उस शांति सेना में हर देश अपने यहाँ से कुछ सेना के जवानों को क्या करता है, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसमें क्या किया जाता है, भेजा जाता है बच्चे। हर देश भेजता है, भारत भी भेजता है, सारे देश भेजते हैं जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं, सदस्य हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन शांति सेना को जब भी भेजा जाता है बच्चे, जब भी शांति, क्योंकि शांति सेना में हर देश के सेना के लोग हैं, तो हर देश से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करनी पड़ती है, एक सहमति लेनी पड़ती है कि क्या मैं आपकी सेना के जो आपने जवान मुझे दिए हुए, क्या मैं उन जवानों को इस तरह की समस्या को हल करने के लिए मैं भेज सकता हूं। तो जब वो राज्य अपनी सहमति देगा तभी वो सेना वहां पे जाती है बच्चे। क्लियर हुआ? अब तुम लोग पीस कीपिंग ऑपरेशन 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको पढ़ लो।
क्लियर। अब आगे आ जाओ पेज नंबर 7 पे बच्चे, जहां पे पीस बिल्डिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। यानी पीस बिल्डिंग जो है बच्चे, ये थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीस बिल्डिंग को बड़े व्यापक रूप में क्या करता है, परिभाषित करता है। क्योंकि देखो विश्व में जो भी झगड़े हैं बच्चे, जो भी संघर्ष है, जो भी युद्ध होता है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक विषमताओं की वजह से होता है। तो तुम्हें बस जनरली जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है कि जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं उसको क्या करना होता है, पीस बिल्डिंग के द्वारा क्या करना होता है, दूर करना होता है। यानी जो पीस बिल्डिंग है बच्चे, उसमें क्या है, हमारे पास सामाजिक और आर्थिक एक परिषद भी है। ऑर्गन अंग जब पढ़ रहे थे तो उसमें तुमने एक परिषद पढ़ा होगा ना, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, जो कमजोर देश होते हैं, जो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, उन देशों को पुनर्निर्माण करने के लिए क्या होता है, आर्थिक संसाधन दिए जाते हैं। उनको आप आर्थिक संसाधन दे दोगे, वहां की सामाजिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जब देशों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि देश आपस में व्यापार पर बल देंगे, ठीक है ना। देश आपस में युद्ध पर बल नहीं देते हैं। तो इस तरह की चीजों को करके हम क्या कर सकते हैं, झगड़े को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं बच्चे। तो पीस बिल्डिंग पे यूएनओ आजकल जो है बच्चे, वो यूएनओ जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो पीस बिल्डिंग पर बहुत अधिक बल दे रहा है। क्योंकि सामाजिक आर्थिक विषमताएं या भेदभाव ही पूरे झगड़े की जड़ होती है। आगे बात समझ में, पीस बिल्डिंग क्लियर हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट जब आओगे बच्चे तो वहां पे पीस मेकिंग है। पीस मेकिंग का मतलब होता है कि युद्ध जो है बच्चे, उसकी संभावित परिस्थितियों को क्या करना है, विश्लेषण कर कुछ प्रतिबंध लगा दो। तुम्हें पता चल रहा है कि नहीं, इस देश की इस प्रकार की हरकतों के वजह से, कोई देश है, मान लो कि चीन है। अब चीन जो है वो दक्षिण चीन सागर पे, दक्षिण चीन सागर है ना, साउथ चीन सी, जो चाइना के एकदम पास है। तो जो दक्षिण चीन सागर है बच्चे, उस पर चीन अपना दावा कर रहा है कि ये पूरा जो दक्षिणी चीन महासागर सागर जो है, ये पूरा का पूरा चाइना का है। जबकि दक्षिण चीन सागर के पास बच्चे वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, इन देशों का भी तो अधिकार होना चाहिए। तो अगर चीन इस तरह का दावा कर रहा है और इस तरह का बोले कि नहीं ये तो मेरा ही है, तो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति तो पैदा होगी। वो देश चुप तो नहीं बैठेंगे, वो देश क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, संभावित कारणों का पता करके संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करे, या सुरक्षा परिषद चीन के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिससे कि युद्ध को क्या किया जाए, रोका जाए। इसको पीस मेकिंग बोलते हैं बच्चे, ठीक है। यानी युद्ध के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं बच्चे, उन कारकों को क्या कर देना, रोक देना, प्रतिबंधित कर देना ही क्या हो गया, तुम्हारा पीस मेकिंग हो गया बच्चे। क्लियर। अब जो टॉपिक हमें करना है बच्चे, वो हमें करना है महासभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में तो बता ही दिया था, वहीं से शुरू किया था बच्चे। अब जनरली जो हमें करना है वो करना है महासभा। अब महासभा में जनरली बच्चे आओगे तो महासभा जो है बच्चे, यानी जो जनरल असेंबली है, वो एक डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन है, एक लोकतांत्रिक संस्था है, ठीक है। महासभा को हम लोग क्या मानते हैं, लोकतांत्रिक संस्था। लोकतांत्रिक संस्था है तो क्यों इसको एक लोकतांत्रिक संस्था बोलते हैं महासभा को बच्चे? हाँ, सब इक्वल है, सबका समान प्रतिनिधित्व है, सबको अपने विचार देने का क्या है, अधिकार दिया गया है, सभी राष्ट्र संप्रभु हैं। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि जो महासभा है वो एक प्रकार से क्या है, लोकतांत्रिक है, ठीक है। लेकिन सुरक्षा परिषद उतना लोकतांत्रिक नहीं है और उतना पारदर्शी नहीं है। लोग सुरक्षा परिषद में बहुत सारे निर्णय जो होते हैं ना, चुपचाप ले लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए भी सुरक्षा परिषद की सुधार की मांग होती है, क्योंकि हाँ, ज्यादा वो ताकतवर हो जाते हैं, 5 अस्थायी सदस्य वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो 90 के बाद से तो जरूरी नहीं है कि वही 5
देश जो है वो सबसे 90% है, तो और भी राष्ट्र जो हैं वो उनके बराबर हो चुके हैं, तो उन राज्यों को भी क्या होना चाहिए, अधिकार प्राप्त होना चाहिए सुरक्षा परिषद में। इसीलिए जो बाकी के देश मांग कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में क्या हो, सुधार हो बच्चे। ठीक है, अब जब नीचे आओगे बच्चे तो महासभा में ना बच्चे कई प्रकार की समितियां होती है। महासभा जो है बच्चे वो कार्य करने के लिए कई प्रकार की क्या कर लेता है, समितियां बनाता है, कमेटीज बना लेता है, और उन कमेटीज के द्वारा वो महासभा क्या करता है, उन कार्यों को करता। ठीक है, जैसे राजनीतिक समिति। ठीक है, राजनीतिक समिति जो बच्चे, राजनीति का मतलब ये होता है कि राजनीति के, अगर राजनीति के तरीके से तुम सोचोगे ना बच्चे, तो कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पर विश्वास नहीं करता है। राजनीति में ना बच्चे कोई भी देश किसी भी दूसरे देश में विश्वास नहीं करेगा। हाँ, अपने अपने फायदे के लिए हो सकता है कि कोई देश किसी देश के साथ क्या कर सकता है, धोखा कर, तो उस स्थिति में राजनीतिक समितियां होती हैं बच्चे जो कार्य करती हैं। आई बात समझ में। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समिति है बच्चे। ठीक है, जैसे भारत में तो ठीक है ना, धर्म के आधार पे झगड़े होते हैं, ठीक है ना, लेकिन विश्व लेवल पे धर्म के आधार पे झगड़े नहीं होते हैं, वहां सांस्कृतिक कारण हो जाता है बच्चे। सांस्कृतिक आधार पे कुछ लोग, कुछ जो होते हैं वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुल हो जाते हैं, तो जो बहुल होते हैं वो अल्पसंख्यकों का क्या करना शुरू कर देते हैं, शोषण करना शुरू कर। तो सांस्कृतिक कारक हो सकता है झगड़े का, सामाजिक आर्थिक कारण हो सकता है बच्चे संघर्ष और युद्ध का, तो उसको हल करने के लिए भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समितियां महासभा बनाती है, उनसे सलाह लेती है और क्या किया जाए। ठीक है, और वित्तीय और प्रशासनिक समितियां होती हैं बच्चे। ठीक है, वित्तीय और प्रशासनिक समितियां मतलब जनरली संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक बजट होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है बच्चे। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है ना बच्चे, वो जनरली क्या है कि उसका बजट निर्भर करता है देशों के अंशदान पर। जितने भी देश हैं ना बच्चे, जितने भी सदस्य देश हैं, वो क्या कर देते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार अपना अंशदान देते हैं। ठीक है, और उसी अंशदान पे वो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, पूरे विश्व के लिए कार्य करता है। तो ठीक है, ये सारा मैंने जो हो गया वो तुम्हारा महासभा एक तरह से देख लेता है। निशस्त्रीकरण से संबंधित कि किस तरह से निशस्त्रीकरण लाया जाए। निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व से हथियारों की समाप्ति। लेकिन निशस्त्रीकरण में तो ये समझ में आ चुका है कि पूरे विश्व से हथियारों की तो समाप्ति नहीं हो सकती है। अब क्या किया जाए कि निशस्त्रीकरण में यह कोशिश किया जाए कि विश्व में हथियारों को सीमित किया जाए। ठीक है, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि हथियारों की उत्पत्ति ना हो, हथियारों का उत्पादन बंद हो जाए। ठीक है, कोई देश हथियारों के लिए कोशिश न करे। तो इस तरह की संधियां जो है ना बच्चे, वो क्या करती हैं, संधियां जो है वो निशस्त्रीकरण को ला तो नहीं देंगी, लेकिन निशस्त्रीकरण के अंतर्गत वो क्या कर देंगी, हथियारों का जो उत्पादन है ना बच्चे, उसको क्या कर देंगी, सीमित कर देंगी। जैसे सीटीबीटी है बच्चे। अब सीटीबीटी के वजह से क्या होगा, निशस्त्रीकरण नहीं हो रहा है, हथियार जिनके पास है वो है ही है, वो रख लिए हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से, बस ये कर दिया उन्होंने कि सीमित कर दिया, हथियारों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। एमटीसीआर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम्स, तुम लोगों को मैंने बताया था। उसमें क्या हो रहा है कि मिसाइल की ऐसी कोई भी तकनीकी नहीं दी जाएगी जो लंबी दूरी को क्या कर सके, मार सके। तो इस तरह की तकनीकी को क्या किया जा रहा है, एमटीसीआर के द्वारा क्या किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हम बात किए थे, जहां पे जैविक और रासायनिक हथियारों का उपयोग ना, उसको क्या किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। तो जो आज के समय में निशस्त्रीकरण का मतलब है बच्चे, हथियारों के उत्पादन को क्या कर देना, सीमित कर देना। निशस्त्रीकरण का मतलब ये नहीं तुम्हें बोलना है कि हमें हथियारों की क्या करनी है, समाप्ति करनी, वो संभव नहीं है बच्चे, क्योंकि हर एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो हथियार तो रखेगा ही रखेगा बच्चे। तो पूरी तरह से तो हथियारों की समाप्ति नहीं हो सकती है। अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसे कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसकी आवश्यकता पड़ सकती है बच्चे। ये कोई नहीं जानता है कि युद्ध होगा या नहीं होगा, तो ये तो नहीं कोई बोल सकता है कि युद्ध अब होगा ही नहीं, हो सकता है कि युद्ध हो जाए, तो उस समय आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ इतना।
अब जब आगे बढ़ोगे बच्चे, तो जो महासभा की बैठक होती है ना बच्चे, हर वर्ष होती है सितंबर में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। महासभा की जो बैठक होगी वो हर वर्ष कब होती है? सितंबर में होती है। ठीक है, सितंबर में आपको ध्यान में रखना है। अब पेज नंबर 8 पे आ जाओ बच्चे। ठीक है, पेज नंबर जब 8 में आओ, पेज नंबर 8 पे जब आओगे बच्चे, तो वहां पे अनुच्छेद 18 लिखा है मैंने, आर्टिकल 18, जहां पे बच्चे महासभा में जो सदस्य देश हैं बच्चे, उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया गया है। आई बात समझ में बच्चे? अनुच्छेद 18 में कोई दिक्कत है? किस में? सारे देश, अभी तक तो यही पढ़ रहे थे बच्चे। 193 जो देश है ना, वो महासभा के ही तो सदस्य हैं। महासभा में कितने देश आएंगे? 193 लाएंगे। हाँ हाँ, वो तो चले गए ना बच्चे, उधर 15, वो तो चले गए इसी में से उठकर। टोटल तो तुम काउंट कर लोगे। मतलब तुमसे पूछा जाता है कि बच्चे ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं, तो तुम बोलती हो 193। महासभा में कितने सदस्य हैं, तो भी 193 ही करना पड़ेगा तुम्हें। अगर ये पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 15 हैं बच्चे। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं होता है कि वो 15 193 में से जाते हैं या 15 वो अलग से चले जाते हैं। आई बस, ये कहीं क्लियरिटी नहीं है। अगर 15 उसी में से निकाले जाते हैं तब तो 193 होंगे नहीं। अगर संयुक्त राष्ट्र का टोटल 193 बोल रहा है, मतलब इसका होता है कि उन्हीं में से 15 लोग भेजे जा रहे हैं उधर। 5 और 10 जा रहे हैं ना। 5 अस्थाई हो गए, 10 अस्थाई हो गए। अस्थाई हो गए। ठीक है, और तो महासभा में जो बच्चे, हर एक देश को महासभा में कोई, मान लो कि कोई प्रस्ताव लाया गया, उस प्रस्ताव पे बातचीत किया गया, मत करना है, मत के बाद ही निर्णय लिया जाता है लागू होगा कि नहीं होगा। तो वहां पे हर एक देश को एक मत करने का अधिकार दिया, हर देश एक मत करेगा बच्चे। लेकिन बच्चे, हर देश से महासभा में 5 प्रतिनिधि आ सकते हैं। मतलब काम करने के लिए महासभा में भारत से 5 लोगों को भेजा जा सकता है। एक भी जा सकता है, अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वोट एक ही करेगा भाई, 5 नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही मत प्राप्त होता है। 5 करेगा, एक मत। 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे वहां पे। आई बात समझ? 5 प्रतिनिधि हैं बच्चे, बस ये ध्यान में रखना है कि भारत से महासभा में 5 सदस्य जाकर कार्य कर रहे हैं, भारत से, भारत के राष्ट्रीय हितों से संबंधित, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित, विश्व के साथ मिलकर, विश्व के साथ सामंजस्य और सहयोग के लिए बच्चे। आई बात समझ में? आगे जब बढ़ोगे बच्चे, तो यहाँ पे महासभा के एक तरह से क्या बताए गए हैं? कार्य बताए गए हैं। तो जब महासभा के कार्य देखोगे बच्चे, और महासभा की जो शक्तियां हैं, वो अनुच्छेद 10 से लेकर 17 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 10 से लेकर 17 तक है, उसमें पूरी महासभा की शक्तियां बताई गई हैं। ठीक है, क्या क्या महासभा की शक्तियां होती है, जैसे सुरक्षा परिषद की शक्तियां अलग से अनुच्छेदों में दी गई हैं, तो उसी तरह से महासभा की क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं। तो जब हम अनुच्छेद 19 देखते हैं बच्चे, ठीक है, मतलब 17 के अलावा, वहां पे महासभा में मतदान से वंचित किया जा सकता है। किसको मत नहीं देने दिया जाएगा? तो मैंने बोला ना कि जो अपना अंश दान न दे, मतलब उस जिस देश, हर देश को अपना एक निर्धारित बजट होता है, उतना देना होता है, वो देश अपना बजट देने से मना कर दे, तो उसे वोट करने से क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखो उस बच्चे आगे आप, हाँ मैंने बोला बच्चे कि आर्टिकल 19 में यह बोला गया है कि महासभा में मतदान से वंचित किया जा सकता है। तो महासभा से किन देशों को मत करने से वंचित करेंगे? तो वो देश मत देने से वंचित होंगे बच्चे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपनी भागीदारी का जो अंश है, जो पैसा है, जो पूंजी है, देने से क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। तो उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होगा महासभा के किसी भी प्रस्ताव पे। जैसे मान लो कि दक्षिणी सूडान आया, दक्षिणी सूडान जो है
वो एक तरह से सदस्य तो बन गया है, लेकिन जो अमाउंट उसके लिए डिसाइड, वो अमाउंट देने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। और आईएसआई, ठीक है ना, इस जो आईएसआई संगठन है बच्चे, जो आतंकवाद को फैलाता है, उस संगठन को प्रतिबंधित करने पर क्या हो रहा है, कोई प्रस्ताव लाया गया है। उस प्रस्ताव पे सभी देशों ने क्या किया, बातचीत किया। जैसे ही वोटिंग करने की बात आई, दक्षिणी सूडान का वोट क्या कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। आई बात समझ? अब जब नीचे आओगे बच्चे, महासभा में जब भी निर्णय लिए जाते हैं, तो महासभा में महत्वपूर्ण कुछ निर्णय होते हैं, जहां पे निर्णय लेते समय मतदान जो होगा बच्चे ना, वो 2/3 होगा, 2/3। 2/3 बहुमत से क्या करता है, महासभा निर्णय लेता है। अभी पीछे भी बात कर ही रहे थे वही कि महासभा जो, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय लेने के लिए 2 प्रक्रिया बताई गई है, एक तो सामान्य बहुमत की, और एक क्या है, 2/3 वाली, ठीक है, 2/3 के द्वारा। अब 2/3 जो बहुमत है बच्चे, वो किस किस निर्णय पर लागू होता है, वो नीचे लिखा हुआ है। कौन कौन से विषय के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की सिफारिश की जा रही है, तो वहां पे 2/3 मेजोरिटी चेक होगा। आई बात समझ में? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को क्या करना है, निर्वाचन करना है, तो उसके लिए भी 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी आपको। सामाजिक और आर्थिक जो परिषद है बच्चे, उसमें भी सदस्यों को आपको क्या करना है, निर्वाचित करना है, तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। यूएनओ में कोई नया सदस्य लाना है, जैसे दक्षिणी सूडान को ऐड किया गया, ठीक है, पहले 192 थे, 193 दक्षिणी सूडान आया था, तो दक्षिणी सूडान जब आया होगा तो उसके लिए भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास किया गया होगा कि दक्षिणी सूडान को नए सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए, ठीक है। अगर किसी सदस्य को बाहर करना है बच्चे, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे क्या हो रहा, उस समय में उपस्थित एवं मतदान करने वाले का है। अभी कहीं पढ़ेंगे जहां पे संपूर्ण का 2/3 भी मिलेगा तुम्हें, ये बहुत ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका यही है कि अगर तुमने ऊपर से पढ़ दिया कि महासभा में ना, तो ये जो 5 विषय हैं बच्चे, यहाँ पे लागू ये होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 निकाला जाएगा, संपूर्ण का 2/3 नहीं निकाला जा रहा है। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? और नीचे जब आओगे बच्चे, तो एक लाइन लिखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन सामान्य बहुमत से होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी हमें पढ़ना है बच्चे, हमारे सिलेबस में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी टॉपिक में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय विधियां भी पढ़नी है, ठीक है, और मानवीय हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप भी पढ़ना है। ये पूरा तुम्हारा यूएनओ का जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूएन वाला जब टॉपिक पढ़ोगे, तो इतना एक्सप्लेन किया गया कि क्या क्या आपको पढ़ के आना है पेपर के लिए। तो अब देखो, इसी आधार को देखकर बच्चे मैंने बोला था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बच्चे, वहां पे जो निर्णय लिए जाते हैं, वो कुछ निर्णय सामान्य बहुमत से हो जाते हैं और कुछ 2/3 से। इसी आधार को देखकर मैंने बोला था बच्चे। तो इसलिए अब क्या मैंने बोला ना कि सिर्फ अगर आ जाए कि नहीं, अनिवार्य रूप से सारे के सारे निर्णय जो होते हैं वो 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं, वो गलत है, ठीक है। सभी नहीं लिए जाते हैं, कुछ विषय हैं जहां पे हमें 2/3 की आवश्यकता पड़ती है बच्चे, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आप जब आओगे बच्चे, तो वहां पे वर्ष 1953 में भारत से विजया लक्ष्मी पंडित जो थी, वो संयुक्त राष्ट्र में महासभा में पहली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई थी, ठीक है। महासभा में पहली अध्यक्ष के रूप में एक तरह से उनको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लो, फिर अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो।